नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट ख़बर पर रोशनी डालेंगे क्योंकि कुछ ख़बरें अखबार के में सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं और या फिर उनको टीवी पर सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में बताएंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। हर खबर पर और रोशनी डालेंगे और उसकी तह तक जाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहली खबर आजकल जो यहाँ चल रही तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो दी जा रही है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, या कहते हैं कि यहाँ की जो सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से हाइड्रा को लेकर के रोज़ कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इसी दरमियान मतलब जब ये चल रहा था तो यहाँ की जो मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ की जो और वो है पार्टीज़, विपक्षी पार्टीज़, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। लेकिन अब ये चीज़ और सामने आई है कि अब हाइड्रा जो है वो कॉलोनियों में या फिर जो रोड के साइड में दुकानें लगी होती हैं उनको लेकर के एक कहीं ना कहीं एक नया वो जारी करने जा रहा है और उसमें वो दुकानों को हटाएगा। उनका कहने का मतलब ये है कि ट्रैफिक उन दुकानों की वजह से जो रोड साइड में इलीगल दुकानें बनी होती हैं, कुछ लोग लगा के बैठ जाते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक बाधित होता है और शाम में या जो भी पीक आवर्स होते हैं उनमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। इस वजह से उन दुकानों को हटाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम पहले उनको एक नोटिस देंगे, उसके बाद उन चीज़ों को हम वो मतलब वहाँ जाएंगे और उन चीज़ों पे हम काम करेंगे। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीआरएस पार्टी ने भी वो ये जो क्या बोलते हैं यहाँ के जो ये सीएम, इनका काफ़ी अपोज किया था हाइड्रा को लेकर के। लेकिन हाइड्रा के बारे में बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ का जो क्या बोलते हैं सौंदर्यीकरण जो है वो करने के लिए इसको लेकर के आया गया है। और इसके बारे में फिर एक चीज़ और सामने आई है कि अब जब ये क्या बोलते हैं, जब ये जाएंगे रोड पे जो दुकानें लगाते हैं उनको हटाएंगे तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए एक और परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वो अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं ये भी देखना बाकी है अभी। देखिए, जब से हैदराबाद में हाइड्रा का मामला सामने आया, देखा गया कि कैसे हाइड्रा को लेकर जो यहाँ पे विपक्षी दल हैं वो लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही। लेकिन इसी बीच अब जो है हाइड्रा की ज़रूरत जो ट्रैफिक पुलिस है उसको पड़ी है और इसी को लेकर कल जो ट्रैफिक पुलिस है और जो हाइड्रा के आयुक्त हैं उनके बीच बैठक हुई और हाइड्रा अब जो यहाँ पे रोड पे जो आसपास जो बगल में जो दुकानें होती हैं उनको हटाने की सिफारिश की है ट्रैफिक पुलिस ने। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि कैसे बारिश होती है तो यहाँ पे जल जमाव ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको लेकर रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो अब इसको देखते हुए जो हाइड्रा है वो लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखेगी और जो रोड के किनारे जो दुकान है, जो फुटपाथ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में लगातार बाधाएँ आती हैं, जो जिसकी वजह से लगातार लंबी ट्रैफिक होती है, लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं हाइड्रा काम करना शुरू करेगी और जो दुकान है, जो आसपास जो दुकानें खुली हुई हैं, जिसकी वजह से जो दुकानें होती हैं कई बार की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है या फिर रोड के साइड में खड़े हो जाती है, जिसकी वजह से ना वहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो पाती है, ना गाड़ियाँ निकल पाती हैं। तो उसको लेकर जो ट्रैफिक पुलिस ने उन्होंने मदद मांगी और हाइड्रा अब इस काम को आगे बढ़ाएगा और जो हाइड्रा है वो अपनी कार्रवाई करते हुए, क्योंकि जो आम यहाँ पे लोग हैं उनको आने जाने में मुश्किल ना हो, ट्रैफिक की वजह से देखा जाता है काफ़ी लगातार जो ऑफिस जाना होता है वहाँ पर लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अब कहीं ना कहीं जो हाइड्रा है वो अपना काम करेंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात होगी कि जो दुकान है, जो फुटपाथ पे है, जो रोड के किनारे है, अगर उन पे हाइड्रा एक्शन लेती है तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीआरएस कहें या बीजेपी कहें वो कांग्रेस को घेरना शुरू करेगी। क्योंकि हाइड्रा जो काम करने जा रही है वो ट्रैफिक पुलिस को लेकर काम कर रही है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि कैसे शहर में ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं। तो अब कहीं ना कहीं हाइड्रा जो अगला एक्शन लेने वाली है जो दुकान है, हालांकि हाइड्रा की तरफ से ये भी कहा गया है कि अचानक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनको पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद से हम उस दुकान को खाली करवाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो हाइड्रा अपना काम करेगी तो आने वाले वक्त में इस पे जो विपक्षी पार्टी है वो क्या अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब हाइड्रा इस तरह की कार्रवाई करेगी तो यहाँ की अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होगी और एक्टिव हो करके वो इसके बारे में बात करेगी और हो सकता है उन दुकानदारों से मिलें भी जा करके, जिस तरह से केटीआर आजकल काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो जा रहे दुकानदारों, वो हो सकता है जाएँ और दुकानदारों से मिलें। लेकिन इसी बीच एक खबर और आई है जो काफ़ी अहम है कि आज फिर बॉलीवुड के अभिनेता
सलमान खान को एक धमकी भरा एक और मतलब क्या बोलते हैं धमकी मिली है, और ये धमकी इस बार ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से दी गई है। इस धमकी को देने वाले ने ये बात कही है कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आपकी जो दुश्मनी है वो ख़त्म करवा सकते हैं, और इस दुश्मनी को ख़त्म करवाने के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, और अगर आपने मतलब हमें पैसे नहीं दिए या इसके बारे में सीरियस इस मतलब जो ये उन्होंने भेजा मैसेज उसको सीरियस नहीं लिया तो आपका हश्र जो है वो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। देखिए, जहाँ तक सलमान खान का मामला है, हमने देखा कि अभी हाल ही में एनसीपी जो नेता हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या की गई और उस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ माना जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया, उस सोशल मीडिया पे जिसने पोस्ट किया उसके आईडी क्या है, क्या सच में उससे ताल्लुक रखता है, उससे कोई जुड़ाव है कि नहीं, अब इस चीज़ की जो मुंबई पुलिस है वो तलाश कर रही है। इसी बीच ये भी देखा गया कि इसके पहले लगातार अगर हम पंजाब में प्रसिद्ध गायकर की बात करें, वहाँ पे जो सिद्धू मूसेवाला हैं उनकी हत्या की गई, उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ माना गया। अभी जिस तरह से सलमान खान का मामला सामने है कि फिर से एक बार और उनको धमकी मिली है, वो भी धमकी जो मुंबई ट्रैफिक पुलिस है उसके जरिए व्हाट्सएप पे दी गई है, और ये कहा गया है कि आप 5 करोड़ रुपए की उनसे फिरौती मांगी गई है, और ये भी कहा गया है कि तुम्हारा हश्र जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है उससे बुरा होगा। अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से वो धमकियां मिल रही, लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस जो अपना दावा करे कि हम काम कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि कुछ दिन पहले जब सलमान खान के घर पे जो हमले हुए थे उसके बाद से वहां के चीफ मिनिस्टर ने खुद बयान दिया था कि हम इसका सफाया करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद जाने माने इतने बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। कल ही बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे पिता के मौत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं और मेरा परिवार इंसाफ चाहता है। लेकिन अब जिस तरह से सलमान खान पे जो अभी मैसेज आए, इसके पहले भी लगातार हमने देखा कि उनको धमकियां मिलती रह रही है, घर पे फायरिंग की गई। तो आखिरकार महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था जो है, महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरह से काम कर रहा है। यह भी देखा गया कि जो अभी बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है तो कुछ मीडिया रिपोर्ट में सामने खबरें ये आई थी कि जो गुजरात के साबरमती आश्रम में लॉरेंस बिश्नोई जो अभी वहाँ पे गिरफ्तारी उसकी हुई है, वो जेल में बंद है, तो उसको बुलाने के लिए कि पूछताछ करने के लिए जो यहाँ पे गृह मंत्रालय है उसमें कुछ दांवपेच फंस रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एक्ट लगे हुए हैं कि अगर जेल से बाहर आपको लाना हो तो उसमें गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप चाहिए, तब जाकर वो जेल से बाहर आएगा। वही देखा गया जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके बाद से बिहार के सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि आप मुझे 24 घंटे दो, इस 2% गुंडे को हम खत्म कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी छवि बनाने के लिए किस तरह से बड़े प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोई ऐसे नेता है जो खुले तौर पे बोलता है कि आप मुझे सिर्फ 24 घंटे दो, हम इस 2% गुंडे को सफाया कर देंगे। लेकिन अब अपने आप में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अभी हाल में ये भी देखा गया कि लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला है, कनाडा सरकार ने जो वहां की पुलिस है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कितने बड़े आरोप लगाए भारत पे। नतीजा ये हुआ कि जो भारत के जो उच्च अधिकारी हैं उसने जो 6 अधिकारी हैं उसने भारत ने कनाडा से बुला लिया, कनाडा ने भारत से बुला लिया। ये मामला लगातार तुर पकड़ते गया। लेकिन अब जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का मामला सामने आ रहा है, अब यहाँ पे क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि नॉर्मल कोई मैसेज इंसान करता है, मेल करता है, व्हाट्सएप करता है तो पुलिस उसकी तहकीकात करके उसकी गिरफ्तारी कर लेती है। लेकिन लगातार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई का मामला सामने आना, उसको धमकियां देना, तो आखिरकार पुलिस कहाँ पीछे हो रही है, कहाँ पुलिस नाकाम हो रही है कि सच में जो मुजरिम है उसको नहीं पकड़ पा रही है। अभी आपने जिक्र किया कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको मेल किया, माफ कीजिएगा, व्हाट्सएप किया गया है जो सलमान खान को धमकियां मिली है। अब इसमें क्या हकीकत है कि सच में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये मैसेज किया गया, धमकियां दी गई है, या उसकी आड़ में कोई और अपनी पैरवी कर रहा है, या फिर अपनी वो पहचान बढ़ाना चाहता है? हाँ, वो अपनी क्या बोलते हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए बिल्कुल वो आना चाहता है। हो सकता है ऐसा भी होता हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन जिस तरह से सलमान खान को इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उनके घर पे काफ़ी सारी वहाँ पे फोर्स तैनात कर दी गई है और उनको ये हिदायत दी गई है कि आप ज़्यादा कहीं ट्रैवल ना करें। इस वक्त वो हालांकि बिग बॉस के शूट में बिजी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी काफ़ी सारी क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज़ काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। और इसी बीच एक खबर और आ रही है उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर जो क्या बोलते हैं 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके स्थायी रूप से आज जो है कहीं ना कहीं उसकी एक नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। और इस बीच ये भी देखना होगा कि बीजेपी, एसपी और कांग्रेस और बीएसपी इनकी लिस्ट भी हो सकता है आज आ जाए। और अभी तक सिर्फ क्या बोलते हैं ये अखिलेश यादव की पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है, लेकिन उसके अलावा बीजेपी ने, कांग्रेस ने,
बीएसपी ने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की। अब देखना ये भी है कि इस चुनाव में इस वक्त जो देश के हालात हैं उसको देखा जाएगा, उस पर नज़र बना करके वोट दिया जाएगा, या फिर सिर्फ कहीं ना कहीं भक्ति में ही सब लीन होकर के वोट देंगे। तो ये काफ़ी अहम होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होते हैं तो इसी दो राज्यों से जो दिल्ली का रास्ता है वहां तक पहुंचता है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। जो जिस अयोध्या पर लगातार बीजेपी ने अपना दावा पेश किया, उस अयोध्या से वो हार गए। उसके बाद से ये देखा गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आ रही थी। अभी जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं विधानसभा को लेकर, उस पे कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पूरी पकड़ बनाई हुई है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर इस 9 विधानसभा सीट में अगर हमारी हार होती है तो फिर आने वाले जो राज्य में चुनाव है, महाराष्ट्र की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, इसका असर उस पर पड़ सकता है। या फिर अभी जो आने वाले उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले होंगे उस पर भी इसका असर पड़ेगा। वही अभी हाल ही में हम बात करें तो वहां पर जो 9 विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो होने वाले हैं, जो सीटों का ऐलान हो चुका है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। और वहां पे इंडिया अलायंस है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, बीच में देखा गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ सही नहीं बन रहा था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है उसमें यह है कि कांग्रेस को 2 सीटें समाजवादी पार्टी दे सकती है, जिसमें कांग्रेस लगातार एक गाजियाबाद सीट मांग कर रही है। उसके बाद ये भी देखा कि अभी आपने कहा कि 6 जो सीट हैं उसको समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। बीच में देखा गया था कि कैसे कांग्रेस से बात किए बिना समाजवादी पार्टी ने अपने जो सीट पे है उस पे अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार कैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी जो बहराइच का मामला सामने आया था उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एकजुट होती नजर आ रही है। और वहां पे जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है भाजपा की, या यहाँ पे कहने की जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उस पर लगातार विपक्ष हमलावर है और उनको घेरने की कोशिश कर रही है। तो इसका कहीं ना कहीं असर ये भी हो सकता है कि जो आने वाले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव विधानसभा को होने हैं, इसका असर उस पर पड़े और इस मुद्दे को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर कह लें जो सत्ताधारी पार्टियां वहां पे इस पे अपनी रोटियां कहीं ना सेकती नजर आएंगी। बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई, उसी बीच बहराइच में जो एक दंगा हुआ था उसमें एक इंसान किसी के घर पे चढ़ा, उसकी रेलिंग पे उसने एक क्या बोलते झंडा लगाया। जो पहले झंडा लगा था वो हटाया, उसके बाद भगवा झंडा लगाया, उसके बाद रेलिंग भी तोड़ी उसने और उसके बाद उसे किसी ने गोली मार दी। अब इसको लेकर के वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, एक कह सकते कि हिंसा हो गई। लेकिन उस दौरान जब टीवी पे या फिर आप देखें सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ चैनल पे कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थीं जिसमें ऐसा देखा जा रहा था, वीडियोज़ वायरल हो रहे थे कि पुलिस उन दंगाइयों के साथ साथ चल रही है, उन दंगाइयों के साथ साथ जा कर के वो उन लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन अब कल एक खबर सामने ये आई है कि 2 लोगों को पुलिस ने पहले अरेस्ट किया, उसके बाद उनके पैर पे गोली मार दी गई। अब इससे क्या समाज को न्याय मिल जाएगा? अगर आप सिर्फ गोली के दम पे ही या ठोको राजनीति के दम पे आप करेंगे, ठोको न्याय के दम पे आप करेंगे, तो क्या इससे न्याय मिल जाएगा? इससे आगे कहीं ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अगर ऐसी चीज़ें ना हो तो आप ऐसा बिल्कुल कीजिए। लेकिन अभी सिर्फ जो कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जहां पर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि एक इंसान को मारा गया, लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा है कि कोई इंसान किसी के घर पे चढ़ा, उसकी छत पे चढ़ के उसने एक झंडा हटाया और अपना झंडा लगाया, उसके बाद रेलिंग भी तोड़ी। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बस ये कहा जा रहा है कि एक इंसान को मार दिया गया। और यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ वो उनकी फैमिली को बुलाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी जो बीवी है उस इंसान की, वो कहती है कि इनको इससे भी बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। आप ये देखिए शायद कि अगर कोई इंसान किसी के घर पे जाता है, सबसे पहले तो आपने उसकी प्राइवेसी हट की है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आप उसके घर गए, आप छत पे चढ़े, आपने झंडा हटाया, अपना झंडा लगाया, उसकी रेलिंग तोड़ी। ये कहाँ से, मतलब ये कोई क्राइम नहीं है क्या? ये कहाँ से लीगल हो गया? ये कहाँ से लीगल हो गया? अब इसमें फिर जो और कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि उसको मारा क्यों गया। अरे भाई, मारा किसने, इसकी पुष्टि हुई? अभी इसकी पुष्टि हुई किसने मारा है? अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है उसकी। गोली किधर से चली, गोली किधर से चली, कौन चला, इसके बारे में कोई पता नहीं। लेकिन यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका कहना है कि अगर आप कुछ भी कांड करोगे तो हर अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा, और वो यमराज सिर्फ एक ही तबके के लोगों पे हावी होता है, दूसरे तबके के लोगों पे हावी नहीं होता है। अभी आपने जिक्र किया कि आखिरकार गोली किसने चलाई, अब इसकी भी खुली तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, या फिर गोली
किस तरफ से चली है। हमने देखा कि जिस पे गोली चली है, सबसे पहले वीडियो ये सामने आए थे। अगर वीडियो नहीं आए होते तो शायद वो भी सामने चीजें खुलकर नहीं आती कि आखिरकार विवाद ये और बड़ा कैसे एक शख्स है कि वो वहां पे एक मुस्लिम घर है, अल्पसंख्यक घर है, उसके छत के ऊपर चढ़ता है। वहां पे जो छत के ऊपर जो रेलिंग होती है उसको तोड़ता है। वहां पे उनके धर्म का जो झंडा होता है उसको निकाल कर भगवा झंडा वो लगाता है। उसके बाद से विवाद और बढ़ता गया, रेलिंग भी तोड़ दी गई। अब सवाल ये भी है कि अगर इस तरह से किसी के घर पे चढ़कर कोई दूसरे समुदाय के लोग चढ़कर अगर उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो क्या वहां पे प्रशासन मौजूद नहीं थी? अगर प्रशासन थी और प्रशासन के रहते हुए अगर उसकी मौजूदगी में अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो फिर आखिरकार उसको किसका संरक्षण मिल रहा है? क्या प्रशासन उनकी मदद कर रही है या प्रशासन की कोई और मदद कर रहा है और उसके खुले तौर पे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा करने दो? उसके बाद से हमने ये भी देखा गया कि जिसकी मौत हुई है उस पे कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि उसके नाखून नोचे गए हैं, उसको काफी टॉर्चर किया गया है, उसको बिजली से करंट दिया गया है। लेकिन जो पुलिस दावा कर रही है, उसके बाद से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब जो सामने बातें आई हैं उसको देखते हुए साफ तौर पर यह जाहिर हो चुका है कि जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी वो सरासर गलत है। और पुलिस ने भी इसका खंडन किया और पुलिस ने भी ये कहा है कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम देखा कि रामगोपाल मिश्रा की जो गोली लगी उसके बाद से उन पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें खुलकर सामने आई उसमें यह कहा गया है कि जो दावा किया जा रहा था कि उसके नाखून नोचे गए हैं वो भी गलत है। जो दावा किया जा रहा था कि उसको टॉर्चर किए गए हैं, करंट दिया गया है बिजली का, वो भी गलत है। पुलिस ने यह कहा है कि उसकी मौत हुई है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं गोली की है, क्योंकि गोली बदन में 6 या 7 छर्रे पड़ चुके थे जिसकी वजह से खून ज्यादा निकले और उसके बाद से उसकी मौत हो गई। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि लगातार हमने ये भी देखा कि कई ऐसे मेन स्ट्रीम बड़े मीडिया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाखून नोचा भी गया, नाखून निकाला गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से किसी के माइंड में जो गलत चीजें हैं उसको भरकर और जो सांप्रदायिक है उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस की जो वहां की जो पुलिस ने उसने बाकायदा मीडिया के सामने ये बात चीज कबूल किया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहीं दावा नहीं किया गया है या कहीं प्रूफ इस चीज का नहीं होता है कि जो मृत्यु हुई है रामगोपाल मिश्रा की कि उसके मृत्यु से पहले नाखून नोचा गया है, उसको करंट दिया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है। अब जिस तरह से वहां पे कल मामला सामने आया कि उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 लोगों का पुलिस ने इनकाउंटर किया, पैर में गोली लगी। पुलिस ने यह दावा किया है कि वो लोग नेपाल भाग रहे थे, उसके बाद हमने इनकाउंटर किया, उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह कहा कि हमने उसको लगातार ट्रैक कर रहा था, ट्रैक करने के बाद से जब पता उसका लोकेशन चला तो वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। वही हम देखें कि उसकी एक बहन है, उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया है कि मुझे इस बात का डर है क्योंकि उसके 2 भाई और उसके पिता को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब उसको यह डर सता रहा है कि कहीं आगे चल के, क्योंकि वहां पे एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया है, तो वो लोग उसकी इनकाउंटर न कर दें। क्योंकि देखा गया कि उत्तर प्रदेश में लगातार, कैसा भी आपने भी जिक्र किया कि क्या जो देश है वो बुलडोजर पे या फिर इनकाउंटर पे चलेगा या जो इस देश का आईन है उस पे चलेगा। तमाम तरह के उत्तर प्रदेश पे जो अभी मामले चल रहे हैं उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इस मामले को लेकर जो विपक्षी है उसने भी लगातार सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि आखिरकार ये अपनी नीति क्यों नहीं बदल रहे और कब तक ऐसे ठोकरा नीति चलेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वहां पे देखा गया कि एक वीडियो सामने आए थे जिसमें एक पत्रकार है वो कवर कर रहे थे, एक जर्नलिस्ट, उन पे जो बीजेपी के लोग हैं वो हमला हुए, उनके पैर पे चोटें आई, उनको काफी वहां पे कैसे भी वो अपनी जान बचाकर भागे। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने किया। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है, वो चाहे आम नागरिक हो या फिर कोई वर्किंग जर्नलिस्ट हो, तो उसको भी जो वहां पे बीजेपी के गुंडे हैं या फिर बीजेपी के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं डर के रहना पड़ रहा है और उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में बैठे कुछ लोग इस बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं वहाँ पे जो हुआ कल एनकाउंटर उस पर राजनीति हो रही है, तो मैं कहता हूँ राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। जब एक तबका जो है यहाँ पे, एक पार्टी जो है वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं एक समुदाय पे एक्शन लेती है और दूसरे समुदाय पे कुछ नहीं करती है, जब भी कहीं दंगा होता है गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, उन दोनों को बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ एक तबके को लेकर के बैठ जाते हैं, एक समुदाय को लेकर के बैठ जाते हैं। इस पर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने भी कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा बहराइच हिंसा का आरोप का पुलिस से इनकाउंटर का सच जानना मुश्किल है क्योंकि योगी की ठोको नीति के बारे में सब जानते हैं और अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो पुलिस इस तरह का जो ये एक्शन लिया पुलिस ने वो कभी नहीं लेती, क्योंकि पुलिस के पास इस तरह का कोई सबूत है नहीं। उसमें ये भी बोला गया है, एक रिपोर्ट आई थी उसमें कि जब वहाँ पे ये जुलूस निकल रहा था
जब ये दंगा भड़का है तो पुलिस उस वक्त मूकदर्शक बनी बैठी रही है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इसी से शायद आप देखिए कितने लोगों की वहाँ पे दुकानें खराब कर तोड़ दी गई। कांग्रेस के जो सांसद है इमरान मसूद ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आखिरकार उनका इनकाउंटर करके आप उनको गिरफ्तार करते हैं, लेकिन क्या उन लोगों पे कोई एक्शन होगा जिन्होंने दुकान जलाई? हमने देखा कि कैसे जो बाइक का शोरूम है उसको तोड़ा गया, यहां तक कि हॉस्पिटल को भी नहीं बख्शा गया। कि कैसे, मतलब क्या मानसिकता भरी हुई है कि जो वहां पे स्थानीय जो हॉस्पिटल है उस पे इन्होंने अटैक किया, उसको आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि कई ऐसे घर है जो घर में घुसा गया और उस घर को आग के हवाले कर दिया गया। वहां पे नौबत ऐसी आ गई कि लोगों को वहां से अपने घर छोड़कर किसी और जगह जाकर शरण लेना पड़ा। अब सवाल वीडियो में यह भी देखा गया कि किस तरह से जो दंगाई हैं उसके साथ पुलिस चलती हुई नजर आ रही है, मानो कि कोई फ्लैग मार्च चल रहा, प्रशासन वहां खड़ी है, उसके सामने लोग ईटा पत्थर उठा रहे हैं, ईटा इधर से चलाए जा रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर भी गिरफ्तारी कैसे हुई, इनकाउंटर के बाद होती है। वैसे देखा गया कि उत्तर प्रदेश लगातार इन मामलों में आगे रहा है, कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें इनकाउंटर या बुलडोजर के बाद सामने ना आए। अभी हाल ही में बुलडोजर का मामला थमा है। मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अभी तक बुलडोजर पे अगर कोई सुनवाई नहीं की होती, रोक नहीं लगाई होती, तो अभी तक उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चल गए होते। सिर्फ उन्हीं घर के ऊपर बुलडोजर चले होते हैं जो अब्दुल नाम आए या फिर जिसका नाम गफ्फार हो। किसी आपको रमेश या और किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेंगे, क्योंकि देखा गया कि आखिरकार वीडियो में जो लगातार वीडियो सामने आ रहे थे उस पे किस तरह के जो एक खास समुदाय के लोग हैं वो रोड पर उतरे हुए हैं, रोड पर लाठी डंडे लेकर खड़े हैं। यहां तक कि पुलिस को यह भी कहा गया था, पुलिस के सामने, मीडिया के सामने ये बात कहा जा रहा है कि आप बस पुलिस को पीछे हटा लो, हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के सामने जो उसकी जिसकी मौत हुई है उसकी पत्नी ने कहा कि जैसी मौत उनकी हुई है वैसे भी हम उनकी मौत चाहते हैं। लेकिन आखिरकार जो इस तरह से अभी ये सब साजिशें चल रही हैं, जैसे इस तरह के दंगे हो रहे हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है आखिरकार? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि कहीं पे दंगे अचानक होते नहीं हैं, हर दंगे सुनियोजित तरीके से होते हैं, पहले से उसका बाकायदा रोडमैप तैयार किया जाता है। अब कुछ लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि आखिरकार जो जिस रूट से वो रास्ते से गुजर रहे थे, जो विसर्जन जा रहा था, तो आखिरकार वो रूट होता क्या? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी ऐसे कोई जुलूस निकले तो वहाँ जो स्थानीय प्रशासन होती है वहाँ से लोग लाइसेंस पास करवाते हैं, और उस लाइसेंस में कुछ ऐसे शर्तें भी होती हैं, और उसमें इस बात का भी खास तौर पे जिक्र होता है कि ये जो जुलूस है वो किस रूट से होकर जाएगी। जिस तय रूट से किया जाता है वहां पे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहती है ताकि वहां पे कोई भी ऐसा मामला ना खड़ा हो। लेकिन आखिरकार अब जिस रूट से वो जुलूस गया है वहां पे ये कहा जा रहा है कि वहां पे खासा समुदाय और दूसरे समुदाय के लोग रहते थे, वहां पर ये लोग जाकर आपत्तिजनक म्यूजिक बजाएं, आपत्तिजनक बातें कहें, जिसके बाद से विवाद बढ़ता गया। और फिर उसके बाद से वीडियो में ये भी देखा गया कि कैसे जो जिसकी मृत्यु हुई है राम गोपाल, वो किसी के छत पे चढ़ता है, वहां पे उसके जो धार्मिक झंडे होते हैं उसको उतारता है, फिर वो अपना भगवा झंडा लगाता है। उसके बाद से जो नीचे लोग हैं वो उसकी जयकारा लगाते हैं, और फिर आगे मामला बिगड़ते गया, तो इतना पकड़ा और इस हद तक मामला गया कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और उसके बाद से अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब आप भी देखें कि जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, आखिरकार उसमें जा कौन रहा है? आम लोग जा रहे हैं, आम बच्चे जा रहे हैं, उनकी जिंदगी करियर बर्बाद हो गई। जो नेता लगातार उन पे बयानबाजी करते हैं या उन पे अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, जरा वो बता दें कि इस तरह के दंगे में कितने लोग उस नेताओं के कितने बच्चे जो है वो शामिल हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने रिपोर्ट देखा कि कैसे कुछ ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे केस थे जिसको वहां की उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया, योगी सरकार ने वापस ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और इनको उकसाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में इनकी जो राजनीतिक रोटियां है वो अच्छे से सेकी जा सके। और मुझे लगता है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं उसमें खासा तौर पे इसको भजाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया है, और जो उत्तर प्रदेश में बाईपोल इलेक्शन होने हैं उसके मद्देनज़र ये किया कि वहीं बाराबंकी से भी एक खबर सामने आई थी कि बाराबंकी में एक मस्जिद के सामने कुछ लोग डीजे बजा रहे थे, उस डीजे पे कुछ मतलब आपत्तिजनक गाने बज रहे थे, वहाँ पे लोग गुलाल फेंक रहे थे, तो वहाँ की पुलिस एक्टिव हुई और उसने उन 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया, और तीनों नॉन मुस्लिम्स थे। लेकिन वहीं अगर बात आती है कि अगर कोई मुस्लिम जर्नलिस्ट कोई ऐसी न्यूज़ भेजता है उसके खिलाफ FIR हो जाती है, उसके खिलाफ ट्रेंड चलने लगता है कि अरेस्ट फलां। लेकिन वहीं आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं कि उस इंसान की जिसकी मौत हुई उसके नाखून खींचे गए हैं, उसको करंट लगाया गया है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करके मारा गया है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है
उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है सिर्फ गोली लगने से मौत गोली हुई। लगने से मौत हुई। लेकिन अब क्या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? वो भी समाज को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी समाज को भड़का रहे हैं। इस बात पर भी जो लोग हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे जो भी लोग हैं जो टीवी पे आकर के लोगों को भड़काते हैं उन पे भी एक्शन होना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने आपको अखबार से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम से इसमें जो अहम खबरें थी उससे रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।